Okay, let's begin, my dear students. Today we will start with class number 3 of self balancing system. लास्ट डे मैंने एक होमवर्क आप लोगों को दिया था और उसका आंसर्स भी लिखाया था. तो होमवर्क कितने लोगों ने किया है? होमवर्क 1 2 3 4. अब तो आए नहीं थे क्लास, वो भी नहीं आए थे. आपने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, 2 जन ने होमवर्क ही नहीं किया. ठीक है, आप लोग होमवर्क को करो लेकिन, ठीक है. और कहाँ पे दिक्कत हुआ, अगर कुछ डाउट रह गया उसमें कि क्यों नहीं बन रहा है, किसी को कोई पर्सनली डाउट है, जैसे कुछ लोग होमवर्क कर पाए इसका मतलब समझ में आया है उनको, जिनको पर्सनल डाउट है वो क्लास के बाद रुक करके पूछ के जाएगा. ठीक है, कोई टॉपिक को लेकर के डाउट है तो. लेकिन आप पहले पुट अप करना स्टार्ट करेंगे सारे डेटा को ना, चारों फॉर्मेट में, तब जाके आपको लास्ट में क्लियर होगा कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स अराइज हो रहा है. जब तक आप कॉपी पे लिख के पुट नहीं करोगे तब तक वो प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा. कैलकुलेटर पे ये सब बनाना पॉसिबल नहीं था. अगर कैलकुलेटर पे पॉसिबल होता तो पिछला क्लास में हमें पूरा क्लास नहीं लगता एक सम्स को करने में. 4 फॉर्मेट का एक एक समझा के सब बताया गया था. इतना टाइम लगता है, इसका मतलब आपको क्या करना होगा, उसको अच्छे से करना होगा. मतलब एक बार पुट अप करना स्टार्ट करना होगा कि कौन कहाँ पे जाएगा, कौन डेबिटेड होगा, कौन क्रेडिटेड होगा, कौन सा किस अकाउंट में जाएगा, देन आफ्टर आप बना सकते हो. इसके बाद हम लोग अभी नए नए क्वेश्चंस के ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए उस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग अभी जाएंगे एक एक करके. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. 5 को भी हम लोग बाद में करेंगे. 5 एक छोटा सा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का एग्जाम्स में आता है. ठीक है, 5 नंबर, लेकिन इसमें रेक्टिफिकेशन की बात है तो रेक्टिफिकेशन वाला चीज लास्ट में एकदम करा जाएगा. मतलब ये जब एग्जाम्स में आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितने लोगों को तो कि रेक्टिफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है कि सेल्फ बैलेंसिंग का. बट इधर लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, सेल्फ बैलेंसिंग में मिस्टेक हुआ उसको रेक्टिफाई करना है. तो इसको बाद में देखते हैं, पहले हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना, इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ये आपका एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पहले आया हुआ है एक बार. ये एग्जाम्स दिसंबर 2018 एग्जाम्स में आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, देखिए, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. क्या बोला है, कैसे इन आइटम्स को आप जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाओगे, इन डेटर्स लेजर एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर. मतलब हमें इसको क्या करना है, कैसे शो करना. हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम्स, how will you show the following items in the general ledger adjustment account in debtors ledger and general ledger adjustment account in the creditors ledger. मतलब डेटर्स में भी हमें बनाना है और क्रेडिटर्स में भी हम लोगों को ये बना करके प्रिपेयर करके दिखाना है. दोनों में हम लोगों को ये प्रिपेयर करके दिखाना है, डेटर्स में भी और क्रेडिटर्स में भी. ये नहीं, ये मैंने 17 दिसंबर में आया, सॉरी मैंने रॉन्ग बोल दिया, ये 17 दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, नॉट 18. ये 17 दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है. देखिए, इसमें आपको क्या करना है, डेटर्स के अंदर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है और क्रेडिटर्स के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है. और हम लोगों को सिंपल कौन सा लगता है, ये वाला सिंपल लगता है कि जनरल के अंदर डेटर्स और जनरल के अंदर क्रेडिटर्स बनाना सिंपल लगता है. जनरल के अंदर डेटर्स क्रेडिटर्स बनाना इज सिंपल, वही हम लोग याद किए थे. और बाकी ये जो 2 है वो रिवर्स वाला है, मतलब ये 2 और 4 नंबर है, हमें करने दिया 2 और 4 नंबर इस बार. ये इतना बड़ा चीज आपको करने दिया, इतने सारे एडजस्टमेंट्स के साथ. सिर्फ जानते हो कितने मार्क्स का, अच्छा इसका तो सॉल्व भी यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी. ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चंस को करने दिया हुआ था एग्जाम्स में 7 मार्क्स का. अच्छा, आप लोगों में ये वाला नहीं है, हाँ ये एक्स्ट्रा मैंने एडिशन कराया था, वो स्टडी मैट में आपको नहीं मिलेगा. ये पीडीएफ तो अपलोड होता ही है ना, वहां से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें ऐड हुआ था. मतलब लास्ट में हमने इसको ऐड कराया था कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो आपके स्टडी मैट में अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है ना, आप लोगों के स्टडी मटेरियल में अपलोडेड नहीं हुआ. इसका पीडीएफ 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, इसमें से 1-2 तो होमवर्क ही जाएगा. जैसे यही होमवर्क जाएगा पढ़ाने के बाद, लग रहा है मेरे को क्वेश्चंस रीड कराने के बाद आप लोग खुद ही बोल देगा कि कौन कहां पे पोस्ट होता है, उसके बाद ये देंगे हम होमवर्क. ठीक है ना, पहला बात. तुम इसका क्लास नंबर 1 से अटेंड किया है, क्लास 1 किया था, तो इसको होमवर्क हुआ था आज का, 2 नहीं किया हुआ है, एब्सेंट था. अच्छा, तो इसको फटाफट मेकअप करो कि साथ में चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं तो बाद में होता रहेगा, पेंडिंग तुम लोग कर देता है. ठीक है, और आज
मैं बाद में बताऊंगा और क्या करना है तुम लोगों को, कैसे करना है। अभी पहले इसको करते हैं। आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स लेजर दिया हुआ है 40,000 रुपीज का, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स लेजर दिया हुआ है। अच्छा, हम जो सम्स आपको करा रहे थे वहां पर डेबिट क्रेडिट ये सब कुछ मेंशन किया हुआ रहता था। आपके इन क्वेश्चंस में डेबिट क्रेडिट ये सब मेंशन नहीं रहता है, आपको खुद पोस्ट करना रहेगा कि ये किधर पोस्ट करोगे। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, डेटर्स लेजर का ओपनिंग बैलेंस रहता है, मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएगा मेरे को, क्योंकि अभी आप लोगों का थोड़ा सा यहां पर नॉर्मल जस्ट ब्रेन टेस्ट हो रहा है। डेटर्स लेजर का ओपनिंग बैलेंस जनरल में किधर लिखते हैं विदित? डेटर्स लेजर का ओपनिंग बैलेंस जनरल में कहां पे लिखते हैं हम लोग? इन जनरल के अंदर जब डेटर्स बनाते हैं तो कहां पे लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। अरे इन जनरल का मतलब हुआ ना नॉर्मली, जनरली डेटर्स इज एन एसेट्स, और एसेट्स का ओपनिंग हम डेबिट में लिखते हैं। लेकिन हम इस बार क्या कर रहे हैं, डेटर्स के अंदर जनरल कर रहे हैं। इन द डेटर्स, हमारा क्वेश्चन क्या है, इन डेटर्स हमें जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और डेटर्स में जब जनरल बनाएंगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस को कहां लिखेंगे? डेबिट की क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर है क्या? तो ये कहां पे चला जाएगा, ये आपका बाई बैलेंस बीडी बोल करके ये चला जाएगा क्रेडिट में, बाई बैलेंस बीडी बोल करके ये चला जाएगा आपका क्रेडिट में। ठीक है, होमवर्क ये जाएगा आपका क्वेश्चन, पहले ही मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट ऐसा चीज है ही नहीं जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या सीट पे? ये सीट पे है ना? अच्छा 6 है ना, तब ठीक है। तो 6 का तो सॉल्व है, सीट में सॉल्व नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो तब घपला हो गया तुम लोगों के साथ। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स लेजर। क्रेडिटर्स लेजर का ओपनिंग बैलेंस आप लोग कहां पे लिखोगे? ये 20,000 रुपीज है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग जनरल में हम लोग कहां लिखते हैं? क्रेडिट में, लेकिन अभी कहां लिखेंगे? डेबिट में। मैं दिखाते चल रहा हूं, डेबिट में लिखा हुआ है, ये क्रेडिट में लिखा हुआ है। क्लियर? एक देखेंगे, एक रिकॉर्डिंग्स करेंगे, ऐसा ही सिखाया था ना। फॉर्मेट दोनों एक साथ बन जाना चाहिए, ऐसे एक एक करके इंस्टॉलमेंट में फॉर्मेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा हुआ, मतलब तुम लोगों के साथ बड़ा लेवल का धोखा हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ, आंसर नहीं दिया, लेकिन मेरे पास आंसर है इसका। ये होमवर्क जाएगा तुम लोगों का, और होमवर्क करने के बाद मैं अपलोड करूंगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आप लोगों का, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स लेजर। ये दो हम लोगों ने डील कर लिया। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स डेटर्स में आता था। क्रेडिट सेल्स डेटर में हम लोग कहां पे लिखते थे? डेबिट साइड में लिखते थे। अब की बार कहां लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड में क्रेडिट सेल्स को जाकर के हम लोग लिखेंगे, विच इज 92,000 रुपीज। देखिए क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 92,000, ये सेल्स के बगल में लिख लो क्रेडिट, दैट मीन्स। और ऐसे लिखा करते हैं ना, जो बुक होता है ना वह लिखा करते हैं, और फिर कोलन देते हैं, उसके अंदर में बाकी सबको बुलेट मार्किंग ऐसे बुलेट कर करके लिखते हैं। यही सिखाया गया था ना आपको। यहां पर भी देखो, इधर का ओपनिंग ही कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली कोलन हुआ है और उसके बाद लिखा जा रहा है। डन, चलिए आगे देखिए। ये देखो कितना पोस्टिंग करना है, मैं तो बड़ा बड़ा पोस्टिंग बता चुका हूं, बड़ा बड़ा एक एक समय 10-10, 15-15 पोस्टिंग्स आपके एग्जाम्स में। ये 4, 2-3 आइटम इधर डेबिट में, 2-3 आइटम क्रेडिट में ही पोस्टिंग आता है 7 मार्क्स का। ठीक है, और ये सब जो चैप्टर से जो मैक्सिमम बच्चे इग्नोर करके जाते हैं, ये सब एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंगल एंट्री, लोगों को लगता है कि सिंगल एंट्री आसान सा चैप्टर, इसको बाद में करते हैं। ये क्लास आना था, रास्ते में से नहीं बताना है बच्चे लोग, लाइव वाले बच्चे लोग। हाँ, क्लास आके क्लास में बैठ के बोलना है। इसके बाद देखो क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स हो गया, फिर आपका क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिटर्स के कौन सा साइड में? क्रेडिटर्स का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। पहले करते थे, ये क्रेडिटर्स में जनरल बना रहे हो ना, तो ये डेबिट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद से आप लोगों का ये तो हो गया। फॉर्मेट तो कम से कम आप अपने स्टडी मटेरियल में निकाल के रखो। फॉर्मेट अभी आप लोगों को पता है क्या करना चाहिए, क्वेश्चन तो स्क्रीन पे दिख रहा है, फॉर्मेट सामने रखना चाहिए और तुरंत उसमें से आपको समझ के तुरंत बोलना चाहिए। तो आप इससे क्या करोगे, जब घर पे कोई भी होमवर्क मिलेगा या कभी भी किसी भी किताबों से रिवीजन करोगे, वो फॉर्मेट से आप हर कुछ समझ सकते हो। ठीक है, वो फॉर्मेट आपके पास बेहतर ऑप्शन है अवेलेबल। अच्छा, इसके बाद से देखिए, इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट आपका दिया है
ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स। और अब आपको यह लिखाया गया था आपके कॉपी पे कि ऐसे सिचुएशन में जब ये ट्रांसफर होता है तो इसको कहां हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे सिचुएशन में जब ये ट्रांसफर होता है तो हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं। कितने का ट्रांसफर है ये? अब मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये 6000 को लेकर के जो कहानी हो रखा है, ठीक है, 6000 का ये ट्रांसफर है। आपको सिखाया गया था ये ट्रांसफर। अच्छा, और कोई ट्रांसफर है ना? बस यही एक ट्रांसफर है, यहां पर यही एकमात्र ट्रांसफर है ना, 6000 रुपीज का ये ट्रांसफर है। आपको सिखाया क्या गया था, जिसमें ट्रांसफर होता है उसके डेबिट में और जिससे ट्रांसफर होता है उसके क्रेडिट में। ये तब सिखाया गया था जब आप जनरल में करते हो, जब आप किस में करते हो, जनरल में। और आप कर रहे हो डेटर्स के अंदर जनरल, क्रेडिटर्स के अंदर जनरल, उल्टा खेल होगा यहां पर, अपोजिट। तो यहां पे एक बार समझ लो, जिन भी बच्चों को डाउट है वाला, अंतिम बार आपको समझने का मौका है। डेटर्स टू क्रेडिटर्स जा रहा है, लेकिन हम लोग इस बार डेटर्स के अंदर जनरल कर रहे हैं, तो इसको डेटर्स के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। देखो यहां पर लिखा गया है इसको, ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स लेजर डेबिट में। सर ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जब हम लोग सीधा वाला कब लिखते हैं, जब जनरल में हम डेटर्स क्रेडिटर्स प्रिपेयर करते हैं तब, है ना, जनरल में डेटर्स क्रेडिटर्स प्रिपेयर करते हैं तब। लेकिन अगर हम लोग अपोजिट करते हैं तो ठीक उसका अपोजिट यहां पर ट्रीटमेंट आपका आ जाएगा। पूरा लिखा दिया था एक एक करके लाइन, आपके कॉपी पे भी वो रिकॉर्डेड है, आप घर पे भी बैठ के उसको आराम से संभाल, क्योंकि ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, तो आप एकदम आराम से बैठ के उसको वहां पर निकाल के देख के होमवर्क कर सकते हो। ये आ जाएगा आपका ट्रांसफर 6000 इधर और 6000 इधर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है ट्रीटमेंट, अगला वाला, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स। बताओगे, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स, ये कितने रुपए का दिया हुआ आपका? 8000 रुपीज का दिया है। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स 8000 रुपीज का ये है, इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स। ये देखो किस में है, आप चेक करोगे, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बोल रहे हैं यानी परचेजेस लेजर में जाएगा ये। अब परचेजेस के किधर जाएगा? आप परचेजेस के लिए आपको 2 नंबर और 4 नंबर आपके पास है, किस में जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। ये आप फॉर्मेट में कंफर्म कर चुके हो इसको, हाँ, तो ये चला जाएगा अपने क्रेडिट साइड में, फॉर्मेट है सबके पास। इसके बाद देखो, इंडोर्स्ड बिल रिसीवेबल डिजोनर्ड, इंडोर्स्ड बिल्स डिजोनर्ड 2000 रुपीज का, ये कहां चला जाएगा? इंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल डिजोनर्ड, ये दोनों ही अकाउंट में जाता है। इंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल्स डिजोनर्ड जो होता है ना, ये दोनों अकाउंट में जाता है। आप फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जब जाएंगे तो डेटर्स के अंदर जब जनरल लेजर बनाया गया है उसके क्रेडिट साइड में देखो लिखा गया है, यानी 2 नंबर फॉर्मेट का क्रेडिट साइड में दिख रहा है, और 4 नंबर फॉर्मेट के ना डेबिट साइड में रिकॉर्डेड है इंडोर्स्ड बिल डिजोनर्ड। आप प्लीज एक बार अपने फॉर्मेट में कंफर्म करके मेरे को बोलोगे, ठीक है ना, फॉर्मेट में कंफर्म करके आप बोलोगे हमें, डन है। फॉर्मेट आप सामने रखो, क्वेश्चन मत रखो आप सामने, क्वेश्चन तो स्क्रीन से भी देख सकते हो, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको? ये किधर गया है? इंडोर्स्ड बिल डिजोनर्ड, ये चला गया आपका डेटर्स के अंदर, जब जनरल बना रहे हो तो क्रेडिट में, डेटर्स के अंदर जनरल बना रहे हो उसके क्रेडिट में, यही है ना, और क्रेडिटर्स के अंदर जब आप जनरल बना रहे हो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो उसके डेबिट में। क्लियर है क्या आपका? इसके बाद आपको बोला है बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ 4400 रुपीज का है, 4400 का, और आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेप्ट रिकवर्ड 600, ये वाला कहां पे जाएगा? बैड डेप्ट रिकवरी का, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट नहीं है, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ है ये। आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेप्ट रिकवर्ड, जो रिकवर हो चुका है, आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेप्ट रिकवर्ड। देखो ये एक नया एडजस्टमेंट है आपके सामने, खाली दिया रहता बैड डेप्ट तो तुम लोग बोल देता। पहले बैड डेप्ट जनरल के अंदर जब डेटर्स बनाते थे तो बैड डेप्ट को हम कहां लिखते थे? क्रेडिट में, अभी लिखेंगे डेबिट में, दिस इज कंफर्म्ड। लेकिन डेटर्स के अंदर जनरल जब बनाएंगे तो उसके डेबिट में लिखेंगे।
लेकिन ये बोला है ना कि जब बैड डेप्ट रिकवर्ड जो हुआ है उसको माइनस करने के बाद, यानी ये भी बैड डेप्ट ही हमारा हुआ था, ये बाद में रिकवरी हुआ है, लेकिन हमारा टोटल बैड डेप्ट कितने का था? 5000 का। तो बैड डेप्ट हुआ था तभी तो बाद में रिकवरी हुआ ना, तो उसको हमने माइनस करने के बाद का अमाउंट 4400 है। इसका मतलब हमारा एक्चुअल बैड डेप्ट कितने का हुआ था? 5000 का। ऐसा आपको ब्रैकेट्स में छोटी छोटी चीज दिए रहेंगे, ठीक है। आप जो पढ़ के गए उससे थोड़ा सा हटके चीज दिया हुआ रहेगा, तो आप थोड़ा सा यहां पर अपना कॉमन सेंस भिड़ाएंगे। ये 5000 रुपीज आएगा डेबिट में। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1100। ये बता दो कहां पे लिखा जाएगा? प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट लिखा जाएगा क्या? नहीं, इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है ना, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आएगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आएगा? नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आएगा क्या? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आएगा क्या? ये भी नहीं आएगा आप लोगों का, है ना। तो ये 3 ठोक किस लिए क्वेश्चंस में भर भर के दिया था? गलती कराने के लिए। करो गलती, ठीक है। फिर इसके बाद कैश सेल्स। कैश सेल्स किस में आएगा? नहीं आएगा क्या? क्या बोल रहे हो तुम लोग? अच्छा, कैश परचेजेस भी नहीं आएगा। ये देखो फिर क्यों दिया था? 5 आइटम एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड ऑन मैच्योरिटी। बिल्स रिसीवेबल्स कलेक्टेड ऑन मैच्योरिटी, ये कितने रुपए का है? बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट पे बिल्स रिसीवेबल कलेक्ट हुआ है, इसके लिए ट्रांजैक्शंस। बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड ऑन मैच्योरिटी डेट, ये आएगा। देखो फॉर्मेट में चेक करो, आपके पास तो फॉर्मेट है ना, ये है बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड ऑन मैच्योरिटी। हाँ, ऐसे ये नहीं है, लेकिन ये आएगा। कहां पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होता था ना, ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होता था, उसको हम लोग लिखते थे। लेकिन बिल्स तो पहले ही मिला और बिल्स को हम लोग रिकॉर्ड किए हुए हैं। अगर बिल्स को तो पहले रिकॉर्डिंग किया जाता है, और मैच्योरिटी डेट पे जब उसका मनी मिल रहा है, कलेक्टेड ऑन मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी डेट पे उसका मनी का मिलना, तो ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड ऑन मैच्योरिटी को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आप देख लो, ये नहीं आएगा, क्योंकि बिल्स को हम इंटर कर चुके होते हैं, तो बिल्स का कलेक्शन जब होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करना। कैश अगर कलेक्शन होगा फ्रॉम डेटर्स, उसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, ये बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड भी है आपके पास, ये आएगा। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड नहीं आएगा। अब आप देख रहे हो क्वेश्चंस में कहां से आपको नहीं आने वाला सारे आइटम्स भर के दिए हुए हैं। पहला तो एग्जाम्स में बैठा हुआ बच्चा ये देखेगा ना तो बोलेगा कितना बड़ा सम दिया था सर एग्जाम्स में हम लोगों का, इतना बड़ा सम, टाइम बहुत कम था। अरे 5 तो लिखना ही नहीं है एग्जाम्स में, लिखना ही तो तुमको कुछ करना है क्या उसको। उसके बाद बिल्स पेबल मैच्योर्ड, बिल्स पेबल मैच्योर्ड, ये आपका 14,000 रुपीज का है, बताओ। बिल्स पेबल मैच्योर्ड, ये भी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, ये तो सर आता है जनरल के अंडर, डेटर्स के क्रेडिट में आता है, तो अभी कहां पर आएगा? डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड पहले कहां आता था? क्रेडिटर्स के डेबिट में, तो अभी कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। 1200 रुपीज का ये, ठीक है ना, क्रेडिटर्स का ये 1200 रुपीज का आएगा। अच्छा, उसमें से भी, अच्छा यहां पर देखो, यहां पर देखो एक खेल हो गया। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 1000 was recorded as discount received from creditors, एक करेक्शंस भी दे दिया इसी से रिलेटेड। मतलब इसका और इसका सीधा संबंध यहां पर स्थापित किया है। देखो क्या है, आपको ध्यान से समझना है, ये वाला और ये वाला, दोनों जो ग्रीन पेन से मैंने स्टार किया है। आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दोगे, ऊपर नीचे भी आपको थोड़ा देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला है देखिएगा, डिस्काउंट रिसिव्ड क्रेडिट में 1200, हमें पता है ट्रीटमेंट कहां लिखना है, किधर लिखना है, इसको रिकॉर्ड क्रेडिट में रिकॉर्ड करना, वेरी गुड। लेकिन बोल रहा है कि डिस्काउंट जो हमने डेटर्स को अलाउ किया 1000 रुपए का, उसको हम गलती से ये रिकॉर्ड किए थे कि वह डिस्काउंट रिसिव्ड हुआ है। यानी 1200 रुपए का जो डिस्काउंट रिसिव्ड यहां दिखाया गया, ये अल्टीमेटली 1200 का डिस्काउंट रिसिव्ड नहीं है,
इसमें जो डिस्काउंट अलाउड हुआ था उसको यहां पर दिया गया गलती से क्या, डिस्काउंट रिसिव्ड, यानी एक्चुअली डिस्काउंट रिसिव्ड कितना है 1200 माइनस 1000, कितना 200 रुपए का। तो आप डिस्काउंट रिसिव्ड में दिखाओगे कितने का, 200 रुपए का दिखाओगे। और यहां पर जो डिस्काउंट अलाउड आपने किया था 3000 का, ये 3000 में एक्स्ट्रा एक जो डिस्काउंट अलाउ और 1000 का हुआ था ना, तो ये 3000 प्लस 1000 डिस्काउंट अलाउड टोटल हो जाएगा आपका कितना 4000। जो आपने डिस्काउंट दिया था उसको आपने गलती से लिख दिया था कि डिस्काउंट रिसिव्ड है, तो रिसिव्ड में से आप माइनस करोगे और अलाउड में आप क्या करोगे, उसको ऐड करोगे, है ना। तो ये ऐसे किया गया। ये देखो एक एडजस्टमेंट आपको, एक रेक्टिफिकेशन भी यहां पर दे दिया बीच में। अब अगर नहीं आप लास्ट, और कहां पे लिखा लास्ट लाइन को, आप नहीं ध्यान देते हो, एग्जाम्स में जल्दी होता है, प्रेशर होता है, आप क्या करोगे, यही लिख के चले आओगे, मार्क्स तो कटेगा आपका वहां पे, 2 नंबर ही कटे बट कटेगा, ठीक है। और अब इसके बाद देखिए क्या है, और एक चीज ऐसा भी है ना, जैसे मान लो हमने वो बड़े बड़े सम्स आपको करा दिए 3-4, हम ये सम्स आपको नहीं भी कराते, मान लो हम करा रहे हैं भी नहीं भी कराते, जब आप इसको रिवीजन कर रहे होते हैं, बिकॉज कि ईयर्स का क्वेश्चन ऑब्वियसली आप टच करोगे ना चाहते हुए भी, एग्जाम्स के पहले आपको देखना होगा। तो दिस इज द नॉर्मल कॉमन सेंस कि ऐसा रेक्टिफिकेशन हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ रखे हैं कि जो डिस्काउंट रिसिव्ड हमने समझ लिया, डिस्काउंट अलाउड तो रिसिव्ड में से माइनस होगा, अलाउड में ऐड होगा, ये नॉर्मल सी कॉमन सेंस थे, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। लास्ट अब 2 बच रहा है हमारे पास, क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस। क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस दिया हुआ है एज पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, हमें 1,20,000 रुपीज क्रेडिट का दिया हुआ है, 1,20,000 रुपीज हमें क्या दिया हुआ है, क्रेडिट का दिया हुआ है। क्या दिया, क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस एज पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एज पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये क्रेडिट का दिया हुआ है। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का डेटर्स बैलेंस क्रेडिट का हमें दिया हुआ है। इसको कहां पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कहां पे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ये आप ध्यान में रखोगे। और ये हमें दिया क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिटर्स बैलेंस सॉरी, और ये दिया एज पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 60,000 रुपीज का, 60,000 रुपीज का ये दिया हुआ है। तो इसको हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, इसको डेबिट में दिया है तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। ये आप इस चीज को कंफर्म कर लो, जब जनरल के अंदर, इन जनरल मतलब आप इसको रूल के तरफ से लिख लो, इन जनरल, ये मैंने लास्ट डे भी लिखाया आपको, क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है, क्रेडिट दिया है तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको दिया रहेगा डेबिट तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर यहीं आपको क्लोजिंग डेटर्स दिया रहता डेबिट तो आप रिकॉर्ड करते कहां पर, इसको क्रेडिट में। वैसे यहां पर अगर इन जनरल लेजर, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, जब आप लोग होमवर्क के लिए वीडियोस को फिर से ओपन करना तो आप लोग लिख लेना इसको कॉपी पे, एज अ रूल समझ के लिख लेना, या अभी भी मैट में कहीं पे लिख सकते हो आप। इन जनरल मैट में कहीं भी ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं भी लिख सकते हो। इन जनरल जब आपको क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया रहेगा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया रहेगा आपको, अगर मान लीजिए डेबिट में, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ रहेगा क्रेडिट में, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट में। इसको कहां रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग, डेबिट में। क्लियर है ये वाला बात आप लोगों को, इसको आप लिख के रखो एकदम, ऐसा लास्ट डे भी मैंने आपको लिखाया था, ठीक है। अच्छा।
डिस्काउंट अलाउड इसको भी इम्पैक्ट करेगा, क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस है। क्या है, कहाँ दे रखा है ये? अलाउंस फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से अलाउंस मिला है कितने रुपए का, 6400, ये जाएगा आपका, रिकॉर्ड होगा। अलाउंस फ्रॉम क्रेडिटर्स, ये मतलब रिसिव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स है ये आपका आएगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड करोगे क्रेडिटर्स लेजर का, क्रेडिटर्स का। ये फॉर्मेट में कोई चीज मिसिंग है, फॉर्मेट में कोई चीज दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है वहां पे कुछ। देखो क्रेडिटर्स का अलाउंस फ्रॉम क्रेडिटर्स है ना, ये 64,000 रुपीज का दिया हुआ है ना, क्रेडिटर्स से अलाउंस मिल रहा है। क्रेडिटर्स कौन होता है? क्रेडिटर्स हमें अलाउंस दे रहा है, क्रेडिटर्स को हम पे करते हैं हमेशा, और ये उल्टा चीज दिया हुआ है, क्रेडिट अलाउंस फ्रॉम क्रेडिटर्स दिया हुआ है पूरा, हाँ रिसीट हो रखा है, तो ये उल्टा दिया हुआ है। ये सब कोई ट्रीटमेंट वहां पे नहीं है जिसको मिसिंग एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ रहेगा आपको। अच्छा एक चीज तुम लोगों का ना यहाँ पर और है जिसको आपको थोड़ा ध्यान देना है, जो हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिव्ड के लिए अभी किया ना 1000 रुपीज का यहाँ पर एडजस्टमेंट, वो क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को भी इंपैक्ट करेगा, ये वाला। इसको भी आप ध्यान में रखोगे जब, क्योंकि सम्स करते वक्त आपको ये मिलेगा। आप लोग जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो ना 1000 रुपीज इसमें भी माइनस हुआ है और 1000 रुपीज आपका इसमें प्लस हो रखा है, क्योंकि ये सीट भी आपको दिया जाएगा। ये क्यों हुआ है इसका थोड़ा ध्यान से आप लोग मतलब समझोगे, इसका ध्यान से मतलब समझोगे ये क्यों हुआ है। मैं ये सब आप लोग आपका लिखना हो चुका है तो मैं यहीं पे लिख के समझाऊंगा, क्योंकि दोनों के बीचों बीच पड़ेगा तो समझाना आसान रहेगा। ये हो गया ना आपका लिखना, मैं इसको मिटा के इस जगह पे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपको क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस कितना दे रखा है, क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस ये आप मेरे को बताओगे कितना दिया हुआ है? 1,20,000 दिया हुआ है। और आप देख रहे हो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, हमने डिस्काउंट डेटर्स को कितना अलाउ कर दिया है। ये एक्चुअली में डिस्काउंट, ये वाला जो लास्ट में एडजस्टमेंट आपको दिया गया है इसका इंपैक्ट है। ये जो एक्चुअल में डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये 1000 अलाउड था, हमने इसको गलती से क्या करके रखा था, डिस्काउंट रिसीव्ड करके रख दिया था। इसके वजह से ये हमारा बैलेंस ऐसे शो कर रहा है। मेरी बात ध्यान से समझोगे। अच्छा डेटर्स का डेबिट बैलेंस में डेटर्स होना अच्छा है हमारे लिए कि क्रेडिट बैलेंस का डेटर्स होना हमारे लिए अच्छा है? डेबिट बैलेंस ऑफ द डेटर्स अच्छा है। डेबिट बैलेंस ऑफ द डेटर्स क्यों अच्छा है तुम सुनो। जैसे मान लो एडवांस पेमेंट की बात नहीं है, डेटर्स क्रेडिट, डेटर्स का डेबिट बैलेंस क्या होता है, हमारे पास डेटर्स अवेलेबल है। जैसे मान लो मैं अपने बुक में लिख रहा हूं कि हमारा टोटल डेटर्स है 2 लाख रुपए का, यानी हमारा 2 लाख रुपया डेबिट बैलेंस है डेटर्स का, जो कलेक्शंस हमें अपने डेटर्स लोगों से मिलना बाकी है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन वही क्रेडिट बैलेंस होगा तो मिलना बाकी है क्या, तो वो हमारे लिए नेगेटिव है। सो वही ये अलग लिखा जा रहा है, उल्टा करके लिखा जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसको क्रेडिट होते हुए भी इसको डेबिट में लिखा जा रहा है इसको, क्यों? क्योंकि हम लोग इस बार बना भी तो उल्टा अकाउंट रहे हैं ना, हम लोग अकाउंट भी तो उल्टा कर रहे हैं। हम लोग किसके अंदर क्या कर रहे हैं, डेटर्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल बना रहे हैं, और वहीं जनरल के अंदर डेटर्स होता तो जहां था वहीं पे रिकॉर्ड होता है। समझ आ रहा है मेरी बात ना। अब अकाउंट को ध्यान में रखोगे, इसको बार बार जब भी कोई नया सम करोगे आपको लगेगा
कि हाँ इसमें ऐसा हो रहा है, उसको तुरंत लिखोगे और दूसरे सम से मैच करोगे कि क्या उसमें भी सेम ट्रीटमेंट हुआ है, और ये भी देखोगे सेम ट्रीटमेंट मतलब तुरंत मेरे को भी अगर फोन करोगे तुम लोग पूछोगे तो उसके पहले आप अकाउंट का हेडिंग मिला लेना प्लीज एक बार कृपया करके, नहीं तो आप कर रहा होगा एक में जनरल में डेटर्स और दूसरा डेटर्स में जनरल और फिर बोलेगा सर उल्टा हो गया पूरा। ऐसा नहीं होगा, एकदम सेम टू सेम ट्रीटमेंट है आपका। दूसरी बात, ये जो 1,20,000 और 60,000 लिख दिया गया है बैलेंस, ये इस एडजस्टमेंट को, ये जो रॉन्ग हुआ था ना, गलत हुआ था, ये क्या हुआ था, यहां पर एरर हो रखा है, इस एरर की वजह से बैलेंस लिखा हुआ है। अगर हमारा क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस हमने देखा कितना है, 1,20,000 है मेरा, जनरल के अंदर क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन जब हम लोग उल्टा लिख रहे हैं ना, डेटर्स में जब जनरल लिख रहे हैं तब जाके इसको हमें डेबिट में लिखना पड़ा, राइट, नहीं तो क्रेडिट में ही लिखते। अब हमने ये 1,20,000 रुपीज लिख के रखा है, लेकिन बाद में हमें पता चला नहीं इतना का तो हमने डिस्काउंट अलाउड किया अपने डेटर्स को, डिस्काउंट क्या किया है, अलाउड किया है। तो डिस्काउंट जब हम अलाउ करेंगे तो हमारा डेटर्स 1,000 रुपए से कम होगा कि बढ़ेगा? अरे डेटर्स हमने ये लिखा था ना कि डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, डिस्काउंट अलाउड हमने समझा ही नहीं था, इसके वजह से हमने डेटर्स लिखा था 1,20,000, लेकिन बाद में पता चला ये रेक्टिफिकेशन करने पे कि नहीं ये तो हमारा डिस्काउंट अलाउड है, और डिस्काउंट अलाउड है तो डेटर्स का बैलेंस कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा 1,000 रुपए से। और जिसको हम डिस्काउंट रिसिप्ट समझ के रखे थे, डिस्काउंट रिसिप्ट हम किससे समझ के रखे थे, हम डिस्काउंट किससे मिलता है हमें, क्रेडिटर से, क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट रिसिप्ट होता हमारा। तो क्रेडिटर्स लोगों में हम लोग क्या कर देंगे, ये डिस्काउंट रिसिप्ट हमारा हुआ ही नहीं था, जिसको हम डिस्काउंट रिसिप्ट समझ के चल रहे थे, डिस्काउंट रिसिप्ट ये हमारा था ही नहीं, तो हम लोग क्या कर देंगे, डिस्काउंट रिसिप्ट नहीं हुआ यानी हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट एक्स्ट्रा करना है। डिस्काउंट रिसिप्ट होता तो पेमेंट नहीं करना पड़ता, एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, यानी हम मान के चल रहे थे कि हमें पेमेंट करना है 60,000, लेकिन हमें बाद में पता चला कि डिस्काउंट रिसिप्ट तो ये हुआ ही नहीं है, तो अब हमें पेमेंट कितना करना है, 61,000। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहां पर भी रेक्टिफिकेशन इफेक्ट इसका यहां पर भी दिखाना है, ठीक है। अब अधिकतर बच्चे एग्जाम्स में ना ये वाला काम करेंगे, इधर वाला करेंगे, ये जो मैंने किया था, ये करेंगे, डेटर्स के साथ डिस्काउंट अलाउड में ऐड करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड में से माइनस करेंगे, लेकिन उनको क्या पता कि इसका इंपैक्ट इसमें भी जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। देखो सम्स में इतना चीज तो काट ही दिया था, सम्स में था ही नहीं, ये सम्स का हिस्सा ही नहीं है, ये तो फालतू में दिया हुआ। लेकिन ये जो दिया है ना 1-2 लास्ट का 3-4 चीज, ये इतना में 4 लाइन में आपको बड़ा सा बड़ा बाउंसर मारा सीधे। ये आप क्या अब होमवर्क कर पाएंगे इसको, ये होमवर्क में रहा आप लोगों का, ठीक है, होमवर्क में रहा। नीचे एक नोट्स लिख लो, आप लोग कॉपी पे लिख लो, ये मतलब कॉमन नोट्स है, दिस विल बी एप्लीकेबल एट एवरी प्लेस इन दिस चैप्टर, दिस इज एप्लीकेबल एट एवरी प्लेस इन दिस चैप्टर, जस्ट राइट डाउन, ठीक है। देखो ये चैप्टर पढ़ाना मेरा हो चुका है, मैं ये जो सम करा रहा हूं आपके एग्जाम्स के ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सब कुछ आपको लगभग आता है, बोल रहा हूं ना मैं, लिखना नोट्स बोलूंगा मैं। द फॉलोइंग आइटम्स लिखिएगा, द फॉलोइंग आइटम्स, सौरभ आपके बाकी फ्रेंड लोग कहां हैं, द फॉलोइंग आइटम्स डू नॉट अपीयर इन द जनरल लेजर अकाउंट, do not appear in the general ledger account in debtors ledger, in debtors ledger, in debtors ledger, और बड़ा सा और देके लिखना, और in debtors account, in debtors account, in debtors account, in general ledger adjustment account, in general ledger adjustment account, general ledger adjustment account, नंबर 1 देके लिखोगे, कैश सेल्स, कैश सेल्स, सेल्स। नंबर 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ऐसे फॉर्मेट में सब नहीं है तो मिसिंग ही है, नहीं होता है, लेकिन फिर भी अलग से भी लिखा दिया हम। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। नेक्स्ट बैड डेप्ट रिकवर्ड,
बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट रिकवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे बिल्स रिसीवेबल मैच्योर्ड, बिल्स रिसीवेबल मैच्योर्ड, मैच्योर्ड, और स्लैश देके लिखोगे कलेक्टेड ऑन मैच्योरिटी, कलेक्टेड ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी। और नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल्स रिसीवेबल्स डिस्काउंटेड, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। एक और इसको नोट 1 कर देना जो अभी लिखे थे, और एक नोट 2 बोल के लिख दो, एक नोट 2 बोल के लिख दो, ठीक है ना, नोट 2 बोल के। द फॉलोइंग आइटम्स डू नॉट अपीयर इन, the following items do not appear in, do not appear in general ledger adjustment account, in general ledger adjustment account, in creditors ledger, in creditors ledger, in creditors ledger, or in creditors account, or in creditors account in general ledger, creditors account in general ledger। लिखिएगा नंबर 1 देखें, कैश परचेजेस, कैश परचेजेस, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और तीसरा नंबर बिल्स पेएबल मैच्योर्ड, बिल्स पेएबल मैच्योर्ड, बिल्स पेएबल मैच्योर्ड। ठीक है भाई, बिल्स पेएबल क्या हो गया, मैच्योर्ड हो गया। ओके, इसके बाद से आप लोगों को आना है दूसरे क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, 7 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसका तो आप लोग कर भी लोगे, आंसर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, शीट पे आंसर्स भी इसका अवेलेबल है, तो आंसर मैं लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि आंसर तो लगभग वहां पर अवेलेबल है ही। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आप आइए। ये देखिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ना आप लोगों का, ये वाला क्वेश्चंस को आप लिख देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चंस 3 टाइम्स आपको पूछा गया है, अलग अलग डेटा, मतलब पहला एडजस्टमेंट तक सेम है, इतना मैं बोलूं, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट तक सेम है, जितना दिया हुआ है हर बार आपको पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आप करोगे, मैं एग्जाम्स भी लूंगा तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दूंगा। ये क्वेश्चन में नाम क्या है कंपनी का, एनआर एंड सन्स है ना। अच्छा, ये देखो 9 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन एक जैसा दिख रहा है। पहला एडजस्टमेंट खाली रीड करो, एक बार इसका रीड करो फिर उसका रीड कराते हैं आपको। पहला नंबर इसका रीड करो, दूसरा भी रीड करो, पहले रीड करो, इतना देर में तो भूल नहीं जाओगे, 2 मिनट के अंदर अंदर। रीड किया क्या, अभी इसका 9 नंबर रीड करो। एक जैसा लग रहा है क्या, दिख रहा है क्या, ये 2 अलग अलग एग्जाम्स टर्म्स में आए हुए क्वेश्चन।
समझ आ रहा है क्या आपको? तो आपको मैंने जो पहले पढ़ाया शुरू के 2 क्लासेस में बड़े बड़े सम, वो क्या था? डायरेक्ट फॉर्मेट आपने पूरा सीख लिया है। अब रहा ये आपको डेप्रिसिएशन, बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंट अलाउड, डिसऑनर, ये सब चीज ज्यादा करके पूछेगा। जो लोगों को जिससे नफरत है, मतलब हम लोग नहीं चाहते हैं सब मिले, बिल्स विल्स, इंडोर्समेंट, फिर इंडोर्समेंट बिल, डिसऑनर्ड, ये सब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये सब जल्दी समझ नहीं आता बच्चों को। ये सब चीज इंस्टीट्यूट जानबूझ के, देखो डिसऑनर पूछा है, इधर बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन वगैरह सब दे दिया है उसका, ऐसे कर करके क्वेश्चंस पूछे। तो हम लोग करेंगे इस क्वेश्चंस को। अच्छा, क्वेश्चंस देख के ना डर लग रहा है, एकदम क्वेश्चंस देख के ना ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा चीज होने वाला है। अच्छा, जो ये वाला समय ये मैं होमवर्क दूंगा आपको ऑब्वियसली। कौन सा बोलो तो? 9, 7 मैं कराऊंगा बिकॉज 7 के अंदर ना ज्यादा एडजस्टमेंट है, दिख रहा है? 7 एडजस्टमेंट वाला ये है, वो 5 एडजस्टमेंट वाला है। तो मैं कराऊंगा आपको 7, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, और आपको मैं दूंगा होमवर्क। देख के कैसे लग रहा है ना, सब पढ़ने का ही मन नहीं करेगा आपको, ऐसा एग्जाम्स में अगर दिया हुआ रहेगा। बनेगा कितना लाइन में जानते हो? 5 से 6 लाइन में बन जाएगा। इतना छोटा में बनेगा कि सॉल्व करते वक्त बहुत छोटा सॉल्यूशन है। देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ एनआर एंड सन्स। एनआर एंड सन्स। अच्छा, एक चीज मैं, देखो अभी सारे बच्चे तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कुछ लोग, बहुत सारे लोग आज क्लास में मिसिंग किए हैं और बहुत सारे लोग तो लाइव भी। अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि एग्जाम्स के हम 2 महीना पहले बैठ के कर लेंगे, 2 महीना पहले अगर वो 4 पेपर का सिर्फ एग्जाम दे रहा है, 4 पेपर की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको 2 महीना पहले बैठेगा तो एक पेपर करने के लिए कितना दिन बचेगा? 15 दिन। और कोई ऐसा बुक बताओ ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का जिसमें एक सब्जेक्ट में 15 चैप्टर से कम है? एक सब्जेक्ट का नाम बता दो, किसी में है क्या ऐसा? लॉ के पेपर में भी नहीं है, बहुत सारा है। और आपको उस 15 दिन में अपना क्लासेस जो पढ़े हो उसको रिवीजन करना है, थ्योरीज पेपर है तो उसको बैठ कर लिख लिख कर प्रैक्टिस भी करना है, ईयर्स के भी क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट फॉलो अप करने, और जो इंस्टीट्यूट एमटीपी लाता है उसको भी करना है। आरटीपी का छोड़ दो, आरटीपी तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब आरटीपी इंस्टीट्यूट देता भी नहीं है, एमटीपी ही रहता है, मॉक टेस्ट पेपर, तो वो आपको करना है। ये क्या 15 दिन में एक सब्जेक्ट करना इज पॉसिबल? तो कम से कम आप एक सब्जेक्ट के लिए, अपने लिए तो कम से कम 20 दिन का टाइम रखो कि आप उसको 1.5 टाइम या कम से कम 2 टाइम्स रिवीजन कर सको। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप घर पे एकदम स्थिर होकर के पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे तभी आकर के आप हमसे डाउट पूछेंगे। जो बच्चे का डाउट से नहीं आ रहा है जो है, इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा है। पढ़ेगा तो डाउट्स जरूर होगा, उसको बंच ऑफ क्वेश्चंस उसके दिमाग में बनेंगे, और डाउट नहीं हो रहा है और वो पढ़ भी रहा है तो एग्जाम्स जब लिया जाएगा तो अच्छा करेगा। 3-4 चीजें देखो, एमसीक्यूज में अगर आप अच्छा कर रहे हो तो वो अच्छा करना नहीं है, एमसीक्यूज आपके पास प्रिपेयर करने के लिए इनफ टाइम भी रहता है, उसमें हो जाता है। लेकिन आपको जो और क्वेश्चंस आपके आएंगे, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उसमें आपको ठीक करना पड़ेगा। और किसी किसी का अकाउंट्स अभी थोड़ा सा वीक है, किसी का कॉस्ट में ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको अभी से काम करना होगा। एक बार में ही अगर एग्जाम्स निकालना चाहते हो, मैंने कल भी स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिखाया था कि पूरे इंडिया का पासिंग परसेंटेज मैक्स टू मैक्स 22%, 20% है। यानी बाकी के 78% से 75% स्टूडेंट्स एग्जाम्स को नहीं क्लियर कर पाते हैं वन टाइम में। और जो उसमें दे के पासिंग करके निकाले, जो परसेंटेज आपके सामने था, क्या गारंटी है कि सब पहली बार में निकाला होगा? जो परसेंटेज आता है वो तो ऐसा नहीं है ना कि पहली बार देने वालों का परसेंटेज और चौथी बार जो दे रहा है उसकी परसेंटेज, वो तो इंडिया का परसेंटेज है, कितना पासिंग परसेंटेज, जो इंस्टीट्यूट खुद अपने मुंह से बोला, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अवेलेबल है वो चीज। तो आप समझ रहे हो ना कि ये एक इस लेवल का प्रोफेशनल कोर्स है। आप ऐसा नहीं सोचोगे सीए से हमारा कोर्स थोड़ा सा कमजोर है, हमारा कमजोर है, सीए वालों को ज्यादा टफ होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीएस भी इतना आसान नहीं है, सीएस का एग्जाम नहीं, उसमें भी बच्चे अच्छे लेवल से एग्जीक्यूटिव में फेल होते हैं। तो आप अगर इसको स्कूल एग्जाम्स की तरह समझते हो, 11-12 का एग्जाम्स जो बहुत बच्चों के दिमाग में चलता है या चल रहा है कि 11-12 का एग्जाम्स के 1 महीना पहले कर लेंगे, कोई सिलेक्टेड चैप्टर्स तो हम निकाल देंगे या हमारा आ जाएगा, एक रिस्पेक्टफुल मार्क्स आ जाएगा, 60-65 तक तो बोलने का रहेगा। इसमें 60-65 आता तो देश का हर नागरिक आज देश का कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करके बैठा होता। तो आप
थोड़ा सा उस लेवल में सोचो, अब कोर्स ज्वाइन किए हो, मनी भी आपके लग रहे हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, ट्यूशन भाग के सुबह जग के ट्यूशन आना आसान बात नहीं है। उन बच्चों से पूछो जो कभी पढ़ाई करने नहीं बैठा है लो, या पढ़ाई छोड़ दिया लो कॉलेज के बाद, या उनसे पूछो जो सिर्फ बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या 2.5 साल 3 साल से मस्ती कर रहा है लोग। और तुम लोग देखो, तुम लोग उठ के अपने नींद खराब करके आते हो, घर पे जाके होमवर्क भी करते हो, रात को भी जगते हो, लेकिन उसी को थोड़ा एक डिसिप्लिन मैनर में और ज्यादा करके, मतलब कहीं से भी क्वांटिटी में कमी नहीं रहना चाहिए आपके साइड से, ये हमने कमी किया। हाँ, उसके बाद भी फेलियर्स और पास होना ऊपर वाले का कर्म तो अपना करना पड़ेगा, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ो, आप अपने से करके जाओ। उसमें अब कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, वहां पे जाकर के एग्जाम्स में प्रॉब्लम हुए, या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, या पढ़ा हुआ आपका कम आ गया वहां पर एग्जाम्स में, वो बात की बात है। और आपकी जिंदगी नहीं खत्म हो जाती एक बार एग्जाम्स देने से, ये सबको पता है। एक बार एग्जाम्स देकर के हम एग्जाम्स नहीं निकाल सकते, पढ़ने के बावजूद भी लोग एग्जाम्स नहीं निकाल पाते। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि पहली बार आप जाके फेल करके और दूसरी बार एग्जाम्स निकालना, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप अपना सर्वस्व एकदम पूरा का पूरा, अपनी जो अपने बाहुबल है ना, आपकी जो ताकत है, आप जो पढ़ने में थे, जैसा आप क्लास 10 के समय मेहनत करते थे कि सब कुछ लगा देंगे, 10 में हमको अच्छा रिजल्ट करके दिखाना, सारे रिश्तेदारों का फोन आने वाला है इस बार, ऐसे आप मेहनत करते थे क्लास 10 के समय, तो वो भी बहुत कम था। लेकिन अभी पढ़ाई का लेवल बहुत हाई है, और आप इस बार किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, किसी के सामने अपना इज्जत बचाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने करियर को बनाने के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप एग्जाम्स निकालते हो तो आप एक स्टेप अपने लाइफ में आगे जाते हो। आपकी जो वैल्यू एडिशन है ना, जो आप लोग ह्यूमन रिसोर्स हो, एक मतलब कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स का कैटेगरी में चले जाओगे, तो इस लेवल से आपको पढ़ाई करना है। और आप पढ़ोगे तभी, देखो हम आपके साथ हमेशा ही खड़े हैं, लेकिन आपके साइड से भी काम होना पड़ेगा, तब जाके होगा ये चीज। अब जैसे क्लास नहीं आना, होमवर्क्स मिस करना, क्लासेस अगर छूट गया तो उसका वीडियो बाद में नहीं देखना, टेस्ट लिया जाएगा तो एक टेस्ट सीरियस होकर लास्ट तक देना, आपको कोशिश कर, मेरे को परेशान कर दो कि सर आप एग्जाम्स ज्यादा लीजिए, मतलब मैं तुम लोग से इरिटेट हो जाऊं, ऐसा करो कि देखो, मतलब देख के मैं तुम लोग से भागू, अरे देखो आ रहा है बच्चा, बोल देगा टेस्ट लेने के लिए, मेरे को बोल देगा, मेरे को कॉपी चेक करने के लिए, कि मेरे को रात रात भर जग के तुम लोग कॉपी चेक करना पड़े, फिर आगे सुबह पढ़ाना पड़े, ऐसा कर दो सिचुएशन। ये तुम लोगों के हाथ में सब कुछ है, चाबी तुम लोगों के हाथ में। मैं रास्ता पूरा दिखा रहा हूं, सब कुछ कर, मैं अपने तरफ से बेस्ट टू बेस्ट करने का कोशिश हमेशा करता हूं, लेकिन आपको भी उसमें हाथ में हाथ मिला करके काम करना होगा। अगर आप रियली चाहते हो कि हमें इसी बार एग्जाम्स क्लियर करना है, तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास इसके बाद से जिंदगी का सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन आप मेहनत करो। मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, ठीक है? किसी को मैं कुछ कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जो मेरे को तुम लोगों को थोड़ा सा कड़ाई पे लाने के लिए मजबूर कर रहा है, और मेरे को ये करना भी पड़ेगा। और जो इसमें आना चाहता है, मतलब एकदम, मतलब ये अग्निपथ है तुम लोगों के लिए, समझ जाओ, यही अग्निपथ है। तुम लोग नहीं जा रहे अग्निपथ में, तुम लोग का ईयर खत्म हो गया अभी, लेकिन तुम लोग के लिए यही अग्निपथ हम बनाएंगे। तुम लोगों को इसमें आग के दरिया से पार करना होगा, मतलब पढ़ाई करना होगा, रास्ता नहीं आपके पास। रात को 2 बजे तक पढ़ना भी होगा, सुबह आना भी पड़ेगा भाग भाग के, और यहाँ पे जितने भी क्लासेस कराए जाएंगे वो सारे क्लासेस भी करने होंगे। मिस करने से आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? ये मतलब आप एकदम दिमाग में इसको रख लो कि सर बहुत सीरियस हो गए, और हमको भी होना पड़ेगा, और हमारे पास अभी से 150 दिन का समय है, हमको 150 दिन में अपने सारे काम को निकालना है। ओनली 150 डेज इन योर हैंड, जिसमें आप पूजा फेस्टिवल आपके लिए कुछ नहीं होगा। तुम लोग बोलेगा हम भी नहीं निकलेगा, हम भी सेंटर बुलाएगा, तुम लोग हम आ जाएंगे, बैठ के तुम लोग पढ़ाई करेगा, हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? तुम लोगों के लिए कोई फेस्टिवल्स नहीं होगा इससे, ठीक? चलो अभी स्टार्ट करते हैं आगे का, और आगे पढ़ाई करते हैं। देखो सर, नॉन ऑफ देम आर होल्डिंग माई फोन, ओके ठीक है, शायद वो लोग सो रहा होगा, बात करेंगे हम उनसे। देखो इसके बाद अपना जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन 7 कराने के बाद होमवर्क कौन सा मिलने वाला है? 9। Again you are doing important questions for your exams. The following information is available in the books of NR and Sons for the year ending 31st March 2022. The sales amounted to rupees 24,43,000 including the sales of old machinery rupees 25,000, जिसका बुक वैल्यू था 43,000। मेरे प्यारे बच्चों, मशीनरी का बुक वैल्यू कितना था? 43, लेकिन उसको सेल कितना में कर दिए थे हम? 25 में, और वो बिजनेस के सेल्स में इंक्लूड हो गया। तो
तो एक ओल्ड मशीनरी का सेल करना हमारे बिजनेस का सेल है क्या? मेरे पास एक मान लो कोई जीरोक्स मशीनरी है, हम उसको अपने क्लासेस के सेल में उसको हम इंक्लूड कर देंगे ना, अलग अलग होगा वह, तो वह अलग होगा। अब यहां पे हम लोग निकालेंगे, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल सेल्स हम फाइंड करेंगे। ये वर्किंग नोट है जो मैं यहां पे कर रहा हूं। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपना जो 4,43,000 का सेल्स है उसमें से हम माइनस करेंगे कितने को, 25,000 को, और बचेंगे कितने रुपए, बचेंगे कितने रुपए, ठीक है ना, माइनस करके बताना कितना बचेगा, ये माइनस करके बताना। 24,18,000 रुपीज बचेगा। क्लियर है? यहां तक हमने एक लाइन पढ़ा, अभी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सुनो, द टोटल कैश सेल्स वेयर 70% लेस देन टोटल क्रेडिट सेल्स, 70% लेस देन टोटल क्रेडिट सेल्स। यानी देखो क्या बोला है, टोटल कैश सेल्स वेयर 70% लेस देन द टोटल क्रेडिट सेल्स, मतलब कैश सेल्स बोला है ना कि क्रेडिट सेल्स से 70% कम है। यानी अगर हम यहां पे लेट करते हैं, लेट द क्रेडिट सेल्स बी 100, देयरफॉर कैश सेल्स क्या हो जाएगा, 100 माइनस 100 का 70%, तभी तो 70% लेस होगा ना, यानी 30, यानी 30। क्लियर है क्या? यानी क्रेडिट सेल्स ये हो गया, कैश सेल्स ये हो गया, तो टोटल सेल्स क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स हो जाएगा 100 प्लस 30 इक्वल टू 130 हो जाएगा। अब हम लोगों का यहां पर टोटल सेल्स, और ये भी टोटल सेल्स, अच्छा ये जो निकला है ये क्या निकला है, परसेंटेज ही तो निकला है ना, ये समझ आ रहा है मेरी बात ना, तो परसेंटेज है क्योंकि लेट किया हुआ है। अब यहां पे हम लोगों का टोटल सेल्स आया है 24,18,000, और ये भी टोटल सेल्स का परसेंटेज है, ये भी टोटल सेल्स का क्या है, परसेंटेज है। तो क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए हमें कितने परसेंट पे जाना है, क्रेडिट सेल्स के लिए हमें ये टोटल सेल्स का परसेंट है और ये टोटल सेल्स का अमाउंट है, ये टोटल सेल्स का अमाउंट है, ये टोटल सेल्स का परसेंटेज है। एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द क्रेडिट सेल्स, देन हमें कितना परसेंट पे जाना है, 100% पे जाना है। क्रेडिट सेल्स हमारा 100% है ना मेरे बच्चों, हमें 100% पे जाना है, तो हम लिख देंगे क्रेडिट सेल्स इक्वल टू, क्योंकि हमें कैश सेल्स का तो यहां जरूरत नहीं है, 24,18,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 130 कितना हो जाएगा, 18,60,000 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 18 लाख कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? ये सिर्फ पहला लाइन को पढ़ने से ये कंक्लूजन ड्रॉ होकर के आया है। क्लियर है क्या आपका ये? इसके बाद देखिए आपको क्या दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 2। अभी हम अकाउंट बना रहे हैं क्या? नहीं। अब हम क्रेडिट सेल्स नहीं निकालते तो हमें इसमें क्या अकाउंट बनाना है पता है? इसमें हम लोगों को क्या अकाउंट बनाना है, लास्ट में बोला है जनरल लेजर इन डेटर्स लेजर बनाना है। डेटर्स लेजर के अंदर हमें क्या बनाना है, जनरल लेजर। तो हमें क्रेडिट सेल्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। क्रेडिट सेल्स को कहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड में, बिकॉज इस बार डेटर्स के अंदर जनरल बन रहा है। आपको इंस्टीट्यूट कभी सीधा चीज देगा ही नहीं। हमारा एक्सपेक्टेशन, अगर चारों अकाउंट हम पढ़ते हैं तो अपना एक्सपेक्टेशन क्या बोलता है, जनरल पहला 1 और 3 आएगा, 1 और 3 आएगा, अच्छा रहेगा। आ गया तो लक अच्छा है, लेकिन इंस्टीट्यूट के मन में क्या चल रहा है, 2 और 4 देंगे, उल्टा वाला। बच्चा गलती करे, समझ में आ रहा है ना? इसलिए आप ऐसा नहीं करो, आप दिमाग में रखोगे हमें ये वाला सम, मतलब आप ऐसा करोगे जब मैं रिवीजन कराना स्टार्ट करूं आपको, तो ये सारा सम्स जैसे स्क्रीन पे आए ना, आप करके फटाफट मेरे को आंसर बोलो। इस तरह का प्रिपरेशन होना चाहिए आपका, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अपने को क्या बोला है, ये तो हो गया दूसरा एडजस्टमेंट। फिर बोला कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू 70% ऑफ द एग्रीगेटेड ऑफ द ओपनिंग डेटर्स
एंड क्रेडिट सेल्स फॉर द पीरियड। मतलब ओपनिंग डेटर और क्रेडिट सेल्स का 70% के बराबर कैश रिसीव्ड है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का मतलब क्या होता है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो ये बोला है ना कि ओपनिंग डेटर्स और क्रेडिट सेल्स का 70% के बराबर है। तो इसको भी वर्किंग नोट नंबर 2 में आप निकाल लो। वर्किंग नोट नंबर 2 में यहां पे फाइंड कर दो आप लोग कैश रिसीव्ड, कैश रिसिप्ट, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स, और इसका कितना परसेंट आपको करना है? 70%। ठीक है ना। ओपनिंग डेटर्स कितना है आपका, बताओ ओपनिंग डेटर्स कितना है, बताओगे? ओपनिंग डेटर्स देख के बोलोगे, कुछ है? ये दिया है, दिख रहा है? अगले पेज में दिया था, अगले पेज में दिया हुआ। डन है ना। 2,45,000। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका है 2,45,000 प्लस 18,60,000 और इसका 70%। दोनों को ऐड करके 70% बोल दो इसका। 14,73,500 14,73,500। डन है। 14,73,500। सॉरी। अब हम लोगों को आगे क्या बोला है देखिए, ये दो वर्किंग नोट आपको कॉपी कर लेने थे। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड टोटल्ड 84,000। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन है मतलब इशूड, ऑफ विच बिल अमाउंटिंग टू 45,000 वेर इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सप्लायर। इसमें से 45,000 का सप्लायर के फेवर में इंडोर्स कर दिया गया है। मतलब हमें 84,000 का बिल्स मिला, हमने 84,000 के बिल्स में से 45,000 का बिल्स अपने किसी क्रेडिटर को हमने इंडोर्स कर दिया, मतलब दे दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ? आउट ऑफ दिस इंडोर्स्ड बिल अ बिल रिसीवेबल्स फॉर 17,600 वेर डिजोनर्ड फॉर नॉन पेमेंट। और जो डिजोनर्ड होता है, ठीक है ना, बिल्स रिसीवेबल डिजोनर्ड, इंडोर्स्ड डिजोनर्ड किधर लिखते हैं? बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड डिजोनर्ड, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड डिजोनर्ड। डेबिट में ऐसे रहता है, जनरल में डेटर्स जब लिखते हैं तो क्या रहता है? डेबिट में, लेकिन ये कहां पे जाएगा? क्रेडिट में। तो ये जाएगा क्रेडिट में, ये जाएगा कहां पे? क्रेडिट में। और जो ड्रॉन हुआ है, इशू हुआ है बिल्स रिसीवेबल्स, ये कहां पे जाएगा? डेबिट में। ये 45,000 जो इंडोर्स किए, ये सिर्फ आएगा क्या? इंडोर्समेंट वाला नहीं आएगा। इंडोर्समेंट के बाद जो डिजोनर होगा वो आएगा, मतलब इसमें से आएगा ये और ये। ठीक है ना। फॉर नॉन पेमेंट एज द पार्टी बिकम इंस्टॉलमेंट एंड हिज स्टेट रियलाइजिंग नथिंग। उसके स्टेट से एक भी पैसे का कुछ रियलाइजेशन नहीं हुआ। स्टेट मतलब प्रॉपर्टी होता है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स 50,000 वेयर डिजोनर्ड। 50,000 रुपए का चेक कस्टमर से मिला था, ये डिजोनर्ड हो गया। अ सम ऑफ 4,500 इज इरिकवरेबल। तो चेक डिजोनर्ड कितना लिखेंगे हम लोग? चेक डिजोनर्ड जैसे बिल्स डिजोनर्ड, बिल्स डिजोनर्ड को हम लोग लिखते हैं किधर? डेबिट में ना। जनरल के डेटर्स में डेबिट में लिखते हैं, तो इस बार डेटर्स के जनरल में कहां लिखेंगे इसको? क्रेडिट में। और अ सम ऑफ 45,000 इरिकवरेबल मतलब क्या हो गया? बैड डेप्ट। ठीक है ना। तो इसको हमें मतलब ये रिकवरी नहीं हो पाया, इसमें से डिजोनर का ही हम लोग एंट्री को पूरा का पूरा दिखाएंगे। जो रिकवरी नहीं हुआ उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्या? हाँ, पूरा 50,000 डिजोनर तो दिखाओगे ना। उसके बाद कितना परसेंट रिकवर हुआ नहीं रिकवर हुआ, ये बाद में रिकवरी का बात है, इसमें उसको नहीं दिखाया जाएगा। इरिकवरेबल है, इरिकवरेबल है ये। उसके बाद से जैसे ये डिजोनर हुआ तो फिर चेक ड्रॉ करके वो 45,000 पाएगा। बाकी सॉरी 50,000 में से इसको माइनस करना कितना आएगा? 45,500। तो 45,500 हो सकता है उसका प्रॉपर्टी से मिले या फिर से बिल ड्रॉ करके मिले, लेकिन इसमें से इतना रिकवर नहीं हो पाएगा। तो सेकेंड टाइम्स के लिए इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं।
बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ इन द अर्लियर ईयर वेयर रियलाइज्ड, ये बैड डेप्ट रिकवरी है, ये आएगा बैड डेप्ट रिकवरी क्या? नहीं। इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर्स 9800 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज कहां पे आएगा? पहले डेबिट में आता था, अभी कहां आएगा? क्रेडिट में आएगा। ये फॉर्मेट में भी दिया हुआ था। अब हम लोग इस सम्स को कर लेते हैं फटाफट, 2 मिनट लगेगा करने में। कितना? 2 मिनट। आइए, ये क्लास नंबर आपका कितना है? 3। एक बार पेज नंबर देख लेते हैं। 7.8 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। देखो, इन द डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ था ना, किधर डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट में? अगर खाली गलती से आप डेबिट में बैठा दोगे तो पूरा सम गलती नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि इस बार आप क्या बना रहे हो? अरे डेटर्स के अंदर जनरल बना रहे हो ना, तो उल्टा जाएगा। बाय बैलेंस पीडी कितना? 2 लाख। एक आपकी गलती, बस ये डेबिट में बैठा हो और पूरा सम गलती। ठीक है, अब दोनों साइड हम लोग कर देंगे टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक एक करके रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना? कैश रिसिव्ड हम लोग वर्किंग नोट में निकाले थे। कैश रिसिव्ड वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाले थे। अमाउंट बोलो। 500 लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड डेटर्स में पहले क्रेडिट में जाता था, जनरल के डेटर्स में डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट में जाता था, अभी कहां पे आएगा? अलाउड कितना है? 15,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली। अच्छा, 15,700 दिया हुआ है, ये रहा, दिख रहा है ना सेकंड एडजस्टमेंट में। इसके बाद आपका क्या है? बिल से रिसीवेबल कितने का था? 84 का। इसको लिख देंगे बिल से रिसीवेबल रिसिव्ड, बी आर रिसिव्ड 84,000 का। ठीक है, इसके बाद हमारा एक बेड डिप्ट भी था ना, इसमें ऊपर का जो डेटर्स वाला दिया उसमें भी कुछ बेड डिप्ट हुआ था क्या कलेक्शंस के समय?
70% of the cash collection from debtors amounted to 70% of the aggregate of the opening debtors plus credit sales. 15,700 है, डिस्काउंट अलाउड 15,700 का है. अच्छा, बाकी को लिखो पहले, इसको देखते हैं क्या है. ये एक हमारा कितने का बिल इंडोर्स हुआ था जो डिजॉनर हो गया था. क्रेडिट सेल्स को पहले लिख दो ना, वो तो कंप्यूट करके रखा हुआ है ना. क्रेडिट सेल्स आप बता दो ना कितने का है. 18,60,000 का है. बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड डिजॉनर्ड 17,600 का. ठीक है ना. इसके बाद अपना क्या बोले बेटा, चेक डिजॉनर हुआ था. चेक डिजॉनर हुआ था कितने का, 50,000 का. और उसमें से क्या बोला था, 4,500 का कुछ ऐसे बैड डेप्ट बोला था क्या. और कितने का, 4,500 का ही रिकवरेबल था ना. ये बैड डेप्ट भी आएगा, ये बैड डेप्ट भी आएगा. लेकिन एक चीज देखोगे इसमें, इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट चार्ज है 9,800. किसी को रिकॉर्डिंग्स को लेकर डाउट है कि सर क्यों क्रेडिट में दे रहे हैं या क्यों डेबिट में, तो प्लीज पूछ लो अभी. ठीक है, क्योंकि मैं सम्स पढ़ाते पढ़ाते बोला था कि क्यों कौन जा रहा है कहां पे. यहां पे एक चीज को लेकर संशय है जो मैं अभी क्लियर कर देता हूं. हमारा देखोगे ये सब थोड़ा मैं क्लियर कर रहा हूं, बहुत लिखना हो गया इसमें तो समझाने में दिक्कत हो. हम लोगों का ये जो 50,000 रुपीज का 50,000 रुपीज का एक चेक डिजॉनर हो गया था. इसमें से बोला था कि 4,500 रिकवर नहीं हो पाया, यानी बाकी रिकवर हो गया. तो ये 4,500 क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया ये वाला. ठीक है. और हमें एक चीज और बोला हुआ है, आउट ऑफ दिस इंडोर्स्ड बिल, आउट ऑफ दिस इंडोर्स्ड बिल, जो इंडोर्स्ड बिल था, यानी इंडोर्स्ड बिल कितने का था, 45,000 का इंडोर्स्ड बिल हमने दिया था. मतलब मैंने अपने डेटर से बिल लिया था 45,000 का, जो अपने क्रेडिटर को हमने दिया था. क्लियर है. और उस 45,000 में से, लिसन टू मी, आउट ऑफ दिस इंडोर्स्ड बिल, यानी आउट ऑफ 45,000, a bill receivable for 17,600 डिजॉनर्ड फॉर नॉन पेमेंट, या नॉन पेमेंट की वजह से डिजॉनर हो गया. अब डिजॉनर हो गया तो हम फिर से अपने डेटर्स को पकड़ने गए कि भाई तुम्हारा बिल दिया हुआ था वो डिजॉनर हो गया. लेकिन बोला एज द पार्टी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड हिज स्टेट रियलाइजिंग नथिंग, मतलब ये भी तो क्या हो गया, बैड डेप्ट. ये भी तो बैड डेप्ट हो गया ना, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी को बेच करके भी कुछ रिकवर नहीं हो पाया. तो टोटल बैड डेप्ट अपना कितना, ऐड करके बोलना, टोटल बैड डेप्ट कितना, नथिंग रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, 17,600 और 4,500 है, 4,000 नहीं है ये, 22,100 आ जाएगा. तो ये बैड डेप्ट पहले हम लोग कहां लिखते थे, जनरल के अंदर डेटर्स बनाते थे तो क्रेडिट में लिखते थे. अभी कहां लिखेंगे, डेबिट में. बैड डेप्ट इधर लिख दो, बैड डेप्ट 17,600 प्लस 4,500, 22,100.
और कुछ है क्या? इसको ऐड कर दो टोटल, क्रेडिट का टोटल बताओगे। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, बताना। 2182 400, क्या हो जाएगा ये? $587,100। बस खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। अब समझे हो? अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था एक वैसा ही, उसको मैं करने दूंगा। अच्छा, अभी इस मंथ में कुछ बच्चों का एग्जाम्स वगैरह है, कॉलेज एग्जाम्स, तो उन लोगों को थोड़ा कंसेशन दिया जाएगा ऑन द डे ऑफ एग्जाम्स और जस्ट बिफोर ऑन द डे ऑफ एग्जाम्स फॉर सेल्फ स्टडी। जिनका भी है उनको कंसेशन दिया जाएगा, उनके लिए ये रूल्स मतलब ऐसा नहीं रहेगा, एप्लीकेबल उन दिनों में नहीं रहेगा, ठीक है? अच्छा, ये भी नहीं कि ऐसा है कि उनके लिए छूट हो गया तो बाद में आके पढ़ाई नहीं करेंगे, बाद में आके कवर करना होगा, ठीक? ये देखो, ये सम्स आप लोग कर पाओगे क्या? बस पढ़ के मेरे को बता दो कि कर पाओगे कि नहीं, रीड करो और खाली बोल दो कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसमें कुछ भी एक भी पॉइंट नया लग जाएगा तो हमें बता देना, एक भी पॉइंट नया लग जाएगा तो बता देना। ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स है, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, और हमें जनरल के अंदर में यहां पर क्रेडिटर्स बनाने बोला है। क्या बोल रहे हो? ये जनरल के अंदर क्रेडिटर्स बनाने बोला है, ठीक है? और ये बोला है कि ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, और मैंने आपको सिखाया है ना कि जिसमें जाएगा जनरल के समय, इन जनरल में जिसमें जाएगा उसके डेबिट में, यानी क्रेडिटर्स में जा रहा है तो क्रेडिटर्स के डेबिट में रिकॉर्ड होगा ट्रांसफर। ये कहां पर आएगा? डेबिट में, क्योंकि इस बार जनरल में सीधा सीधा बनाने दे दिया है ना, ठीक है? और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में? 4 मार्क्स। अब बोलो, 4 मार्क्स। इसमें कुछ भी हार्ड एंड टफ है? कुछ भी बता दो मेरे को। ये 6 मंथ के लिए बनाने बोला है, ओपनिंग डेट इसका अक्टूबर है, क्लोजिंग डेट मार्च है, 6 मंथ के लिए बनाने बोला है। बन जाएगा ये वाला? इसमें कुछ भी देख लो, पॉइंट कोई नया लग जाएगा तो बोल देना, आंसर मैं खाली बताऊंगा आपको। हाँ, उससे कोई फर्क ना ना ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट बस 6 मंथ पीरियड का बनाने बोला है। अमाउंट ये नहीं कि आधा आधा कर देना तुम लोग, अमाउंट जो जैसा वैसा ही रहेगा, हाफ नहीं करने का। इसका होमवर्क, इसका आंसर आप लिख लीजिए, ये होमवर्क रहेगा, आपको करके लाना है 8 नंबर। इसका आंसर होगा आपका 71,000। कितना? 71,000। क्वेश्चन ये आपका ये हो जाएगा ना, अपलोड कर दिया जाएगा, इसको एप्लीकेशंस पे अवेलेबल रहेगा ये, ठीक है? ऐसे आप करके रख लो, ठीक है? अच्छा, 9 नंबर सम जो अभी मैंने सम कराया था मेरे बच्चों, पहला एडजस्टमेंट इज सेम, दूसरा ओपनिंग और क्रेडिट सेल्स के ऊपर 70% लेना है और डिस्काउंट अलाउड, ये भी सेम। अरे सेम टू सेम था, देखो ओपनिंग प्लस एकदम वर्किंग नोट भी पूरा सेम करना तुम लोग। तीसरा, बिल्स रिसीवेबल 3 मंथ के लिए ड्रॉ हुआ था, विच अमाउंटिंग 10,000 वेर इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सप्लायर्स, है ना? और आउट ऑफ दिस बिल 6,000 was dishonored for non payment as the party become insolvent and his state realized nothing, तो ये भी बैड डेप्ट होगा, सेम टू सेम है। 1 to 3 एडजस्टमेंट में कोई डॉट का फर्क है तो बता दो मेरे को, अमाउंट छोड़ करके, है क्या? चेक रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर इतना वेर डिजोनर्ड, अ सम ऑफ 2,000 वाज इरिकवरेबल, ये भी बैड डेप्ट है। और बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ अर्लियर वाज रियलाइज्ड, ये आएगा, बैड डेप्ट रिकवरी नहीं आएगा। सन्ड्री डेटर्स, ये तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्या करें इसको? बोलो क्या करें, तुम लोग खुद बोल दो। एक
डॉट भी अगर फर्क है उस क्वेश्चन से तो इस क्वेश्चन में हमें बता दो, इसमें बल्कि तो कम ही है, उसमें कुछ और ज्यादा था। उसमें ज्यादा क्या चीज था? अच्छा, वो रिकवरी को अलग से लिख दिया था नंबर बना करके, पूरा सेम क्वेश्चन। ये रिकवरी को अलग नंबर बना दिया था इसके लिए, और कुछ नहीं किया था। पूरा का पूरा सेम है। आंसर बताइए फिर सर, पूरा सेम है तो हम लोग करके लाएंगे, ठीक है। ये आपको करके ले आना है। होमवर्क कितना हो गया? जो लास्ट डे का भी होमवर्क नहीं किया उनके लिए एक बड़ा सा होमवर्क है। और आज हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरा है क्या ये? तीसरा। इसको लिखोगे होमवर्क में, इसका आंसर लिखना चाहोगे ना तुम लोग? कैसे दो हुआ? एक जो मैं शुरू में आज बताया था, ये जो बड़ा सम 6 होमवर्क है, 8 है और 9 है। देखो भाई, अब ये लोग जो लोग बोलेगा कि नहीं अब अगला क्लास के पहले करेंगे, अब बताओ ना, ये तो लास्ट डे है ना आज क्लास का, अब तो इसके बाद और इसका क्लास नहीं होगा। आप नहीं करोगे तो हम तो अगले चैप्टर में मूव ऑन रहेंगे। छूटेगा किसका? बाद में तुम लोग करेगा क्या? ठीक है। और कढ़ाई में अगर आप फंस गए तो वीडियो भी आपके पास से जाएगा, तो दिक्कत में कौन पड़ेगा? इसलिए प्लीज होमवर्क करो, ठीक है। अब बता रहे हैं ना, आंसर भी मैं बता रहा हूं, 9 का आंसर भी मैं आपको बता रहा हूं। इसका क्लोजिंग आंसर आएगा आप लोगों का 14,800 बाई बैलेंस सीडी। 14,800। हाँ, मजा आ गया। ये देख, 10 नंबर देख, पढ़ो, थोड़ा पढ़ के देखो ना क्या है 10 नंबर में। हम्म। कुछ नया नहीं लग रहा क्या इसमें तुम लोगों को? लाख दे दिया, तुम भी लाख लिख देना, इसमें कौन सा बात है? तुम भी रुपीज इन लाख लिख के करना, हर जगह पे लाख लाख वर्ड में लिखा है ना, तो तुम भी कहां पे? क्रेडिटर्स टू डेटर्स, और इसमें किसके अंदर क्या बनाने बोला है? जनरल के अंदर, डेटर्स के अंदर जनरल बोला है, तो उल्टा करना है। समझा दे रहा हूं, हिंट्स दे रहा हूं इसका। ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स, तो डेटर्स में जाता था पहले, इन जनरल में करते थे तो, लेकिन अभी क्या हो जाएगा? ये उल्टा जाएगा, और हमें डेटर्स के अंदर जनरल बनाना है इसका। इसका भी आंसर मैं आपको लिखा देता हूं खोज करके। हाँ जी, आप लोग रुपीज इन लाख लिख के करोगे, पूरा पूरा अमाउंट नहीं लिखने बैठ जाना, 560 के ऊपर जीरो मत बैठा लेना, रुपीज इन लाख लिख के करोगे आंसर को, ठीक है। जैसे मान लो कोई है, जैसे ये है 4.6 लाख, और उसके बाद जैसे मान लो ये है आपका यहाँ पर 5 लाख, तो ऐसे ऐसे आप सब लाख में ही दिया है, हर जगह पे लाख लिखा हुआ आपको। ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर मैं पूछूंगा जिनसे, वही मेरे को बताएगा। हम लोग एक बार मैं पूछना चाहता हूं एक बच्चे का, विवेक मेरे को बताना बाबू, इन जनरल जब हम लोग करते हैं डेटर्स या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट, तो मैंने क्या सिखाया है? जिसमें ट्रांसफर होगा उसके डेबिट में, और जिससे ट्रांसफर होगा उसके क्रेडिट में, ठीक है, यही सिखाया था। अब आप देखोगे क्या, यहां पे देखोगे कि ये डेटर्स, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स हुआ है, यानी जनरल का, ऐसे आप लिखोगे एग्जाम्स में, जनरल का डेटर्स में ट्रांसफर हुआ है, यानी डेटर्स के क्या आ जाएगा? डेबिट में। यानी अभी आप क्या बना रहे हो? डेटर्स में जनरल बना रहे हो, तो ये कहां जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से नहीं, मेरे को थोड़ा सा ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, एक ट्रांसफर का मैंने लिखाया था 4 ठो लाइन, एक ठो तुम लोगों को, वो लाइन दिखाना, वो तो सीधा ही रहता है ना, क्रेडिटर्स में आगे चेंज नहीं होता है। वो कॉपी दिखाना एक बार, कोई एक जन कॉपी दे दो मेरे को, एक जन कोई जिसका अच्छा राइटिंग है हो ना यार, ऐसे कर रहे हो तुम लोग जिसका किसी का राइटिंग अच्छा है।
हाँ जी, मैंने क्या लिखवाया था, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स। यहां पर किसमें से किसमें ट्रांसफर है, अच्छा क्रेडिटर्स टू डेटर्स भी हमने लिखाया था। व्हेन ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स, तो इन जनरल क्रेडिटर्स लेजर के डेबिट में, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इन डेटर्स जनरल के डेबिट में। देखो लिखाया हुआ चौथे नंबर पे, ये 8 आपको दिमाग में रखना, 8 का 8 लिखा दिया हूं, मतलब जितने पॉसिबल ट्रांसफर होते हैं सब लिखा दिया हूं। ये चार्ट में से देख के बता दो कहां पे जाएगा ये वाला। व्हेन ट्रांसफर टेक फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स, दूसरा नंबर में लिखाया हूं, क्रेडिटर्स टू डेटर्स में जब जाता है, और इन डेटर्स में जब जनरल बनेगा तो कहां पे, डेबिट में। क्लियर है, तो ये 38 लाख कहां पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट में, ठीक है ना। ये 38 लाख कहां पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट में। पूरे अच्छे से क्लियर कट है वहां पे, वो लेके संशय नहीं। अगर आपको अगर लगता है कि नहीं ये वो बहुत रियली में कंफ्यूजिंग है, अभी देखो मैं कराते कराते मैं खुद कंफ्यूजन में गया एक बार के लिए, तो मेरे को कॉपी लेना पड़ा तुम लोगों से। ये रियली में कंफ्यूजिंग है क्योंकि 8 चीज है ना, 8 ट्रांजेक्शन हो जा रहा है इसके वजह से, ट्रांसफर की वजह से 8, इसमें सभी में इफेक्ट आएगा। एक बार ट्रांसफर आएगा तो चारों का चारों अकाउंट इफेक्टेड होता है। तो 8 ट्रांजेक्शन हो गए, 8 लाइन लिखाया गया आपको, चेक करो अपने कॉपी में 8 लाइन है कि नहीं, है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये आप लिखोगे कहां पर, अभी डेबिट में जाएगा। इसके बाद मेरे को बताओ ना इसमें नया क्या है, इस क्वेश्चन में पूरा शुरुआत का पहला ट्रांजेक्शन इज सेम है ना, 70 था, वहां पर 80% दिया है। दूसरा ट्रांजेक्शन कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर 75% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द ओपनिंग प्लस क्रेडिट, ओपनिंग और क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस दिया होगा नीचे में सबसे लास्ट एडजस्टमेंट में। अब आप देख लो 3 क्वेश्चन इधर ही खड़ा है, और ये 3 लगातार साल में पूछा गया। ये क्वेश्चन कब आया था, इस ये वाला दिसंबर 2018, सिमिलर। अब आपको तो यही पूरे किताबों में पकड़ना है कि लगातार क्या फॉलोअप कर रहा है ट्रेंड, उसे हमें करना है। रेगुलर फॉलोअप ट्रेंड को हमें फॉलोअप करना है बस। ये दिख रहा है आपको, ये होमवर्क में लिखो और इसका आंसर भी लिखोगे। इसका आंसर आएगा आपका, डेबिट साइड में बैलेंसिंग होगा, टू बैलेंस सीडी बोल करके 84.4 लाख, 84.4 लाख, 84.4 लाख, ठीक है। इसके बाद आया लास्ट क्वेश्चन आपका, रेक्टिफिकेशन वाला तो मैं नहीं करा रहा हूं अभी। लास्ट क्वेश्चन, ये मैं अभी एग्जाम्स था ना सीएमए का जून टर्म में, तो मैंने उन लोगों का 2 लाइव सेशन लिया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन कराने के लिए। बच्चे तो बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे लेकिन लाइव आए थे सिर्फ 2 से 3 जन, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन उस लाइव सेशन में करा रखा है ऑलरेडी। शायद आप लोग भी उसमें से 1-2 जन कोई ज्वाइन किया था उस सेशंस को देखने के लिए 10-5 मिनट के लिए। सेम यही क्वेश्चंस मैंने उनको रिवीजन कराया था, यही क्वेश्चंस मैंने रिवीजन कराया था। सर ये क्या दे रखा है हम लोगों को, कुछ बहुत कठिन चीज दिया हुआ है क्या, ऐसा नहीं। मैं वो वीडियो आपको दे दूंगा, वीडियो क्या दे दूंगा, वो यूट्यूब पे ही है पड़ा हुआ, जाके तुम लोग निकाल के देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब पे भी ये पड़ा हुआ है सारा। बहुत सारा होमवर्क है आज तो, हाँ बहुत सारा होमवर्क है आज तो। अब मैं बताऊं ना, सेम क्वेश्चन मैं करूंगा तो क्या ही मेरे को फायदा होगा, सेम क्वेश्चन है ना। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा रहता तो मैं बोलता चलो मैं करा देता हूं, और तुम लोग ये खुद के हाथों से करेगा तो खुद भी देख लेना कि कॉन्फिडेंस बिल्टअप आएगा कि नहीं आपके अंदर। ये सेम क्वेश्चन नकुल लिमिटेड वाला, यही क्वेश्चन मैंने उनको रिवीजन के समय कराया था, सेम क्वेश्चन था ये वाला। तो ये वहां पर भी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप नहीं खोज पाओगे तो मेरे को बोलना कि सर भेज दो, तो मैं ये वाला वीडियो भेज दूंगा आपको, ठीक है। और वैसे भी मैं खुद आप लोगों का भी सेशंस लूंगा, तो मैं इधर से सम्स रिवीजन कराऊंगा एक तो मैं इस तरह का भी सम्स, क्योंकि इस तरह का सम्स अभी बहुत, अभी वाला जो ट्रेंड हो रहा है नया ट्रेंड में ये पूछता है बहुत ज्यादा, नया ट्रेंड एग्जाम्स जो हो रहा है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, बिकॉज इसका सॉल्व बहुत ही छोटा में आ जाएगा। तो ये मेरे को कराना नहीं है अभी, क्योंकि ये ऑलरेडी डन किया जा चुका है, इसको समझाया जा चुका है। तो आपका ये चैप्टर अभी खत्म है, अगले क्लास में हम लोग आएंगे। अच्छा आप लोग अपने स्टडी मटेरियल में एक चीज चेक करोगे, रॉयल्टीज का नोट्स उसमें दिया है क्या,
रॉयल्टीज का नोट्स। स्टडी मटेरियल मेरा जो मैट है उसमें होगा, उसमें है चेक। अच्छा है, अभी एक जन के पास है, चेक कर लो एक बार रॉयल्टीज उसमें दिया है कि नहीं, मेरे को याद नहीं है ना। हाँ तो बस रॉयल्टीज है। अब आपका जो वॉल्यूम 2 में है ना, हाँ तो बस वो लेकर के अगले दिन वहीं आना, वहीं चैप्टर कराया जाएगा, उसके बाद अकाउंट्स आपका खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब मेरे को उन बच्चों से कुछ बोलना है, ठीक है। चलो अभी मैं क्लास को एक बार स्टॉप कर देता हूं, फिर बात करते हैं अपने 5 मिनट। क्या बोले बेटा? ये वाला सम 8 नंबर मैं ये अपलोड कर देता हूं ना, मेरे को होमवर्क तो करवाना ही है। मैं एक कोई बहाना का जगह नहीं रखूंगा, ऐसे तुम क्लिक कर लो कि तुम लोग बोलेगा कि नहीं सर अपलोड नहीं हुआ था। 11 नहीं है, 11 का तो वीडियोस आपको करना है, वो आप बाद में भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि अभी ही कर लो, बाद में भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, कर सकते हो कभी भी। और आप चाहते हो कि नहीं संग संग करके नक्की करेंगे तो कर लो, नहीं तो वैसा रिवीजन में हम सम कराएंगे, ठीक है। अच्छा चलो मैं आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।